नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में हिजाब का विवाद भले ही शांत होता दिख रहा हो, लेकिन इसकी आंच पर पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पहुंचती दिखाई दे रही है। हैदराबाद के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर एग्जाम देने गई छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा और बुर्का उतारने के बाद एग्जाम में बैठने दिया गया। वहीं इन मामले पर तेलंगाना के गृह मंत्री महबूब अली ने से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट है, लेकिन छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे हालात खराब होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कम कपड़े से परेशानी होती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेलंगाना में एग्जाम देने गई लड़की से उसका बुर्का उतरवाया गया, उसके बाद उसे परीक्षा हॉल में बैठने दिया गया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से शुरू हुई बुर्का का विवाद जो है अब तेलंगाना पहुंच चुका है, जहां पर एग्जाम देने गई एक लड़की से पहले उसका बुर्का उतरवाया गया, उसके बाद उसे एग्जाम हॉल में जाने दिया गया। इतना ही नहीं, तेलंगाना के एक मंत्री भी इस मामले में बयान देते सामने आए। उन्होंने महिलाओं को उनके कपड़ों को लेकर सलाह दे दी है। तो ये कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर बुर्का आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब बुर्का नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। हम लोगों को बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। केवी रंगा रेड्डी कॉलेज है संतोष नगर, फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। दूसरे कॉलेजेस में अलाउ नहीं है बुर्का, अलाउ है बुर्का बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बुर्का उतार के जाना बोल के बोल रहे। वहीं लखनऊ में चल रही आत्मनिर्भर भारत पर संगोष्ठी से रक्षा राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। बल्कि उससे मेरा मतलब सैन्य साजो सामान से भी है। सैन्य साजो सामान किसी युद्ध में, यहां जब मैं सेना के आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब केवल सैनिकों भर से नहीं है, बल्कि उससे मेरा मतलब सैन्य साजो सामान से भी है। सैन्य साजो सामान किसी युद्ध में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर अधिक बात करने की आप सबके समक्ष कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, सैन्य साजो सामान की भूमिका और भी बढ़ती जा रही है। नए नए साजो सामान वर्तमान में युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव लाते जा रहे हैं। और आज जब टेक्नोलॉजी नाम का एक नया योद्धा वारफेयर में आ गया है, तब हमें कहीं अधिक आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। हमें बियॉन्ड द हॉरिजन जाकर सैन्य साजो सामान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की जरूरत है। जितना महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उतना ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट और नई नई टेक्नोलॉजीज का भी महत्व है। यहां जब मैं सेना के आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब केवल सैनिकों भर से नहीं है, बल्कि उससे मेरा मतलब सैन्य साजो सामान से भी है। सैन्य साजो सामान किसी युद्ध में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर अधिक बात करने की आप सबके समक्ष कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, सैन्य साजो सामान की भूमिका और भी बढ़ती जा रही है। नए नए साजो सामान वर्तमान में युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव लाते जा रहे हैं। और आज जब टेक्नोलॉजी नाम का एक नया योद्धा वारफेयर में आ गया है, तब हमें कहीं अधिक आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। हमें बियॉन्ड द हॉरिजन जाकर सैन्य साजो सामान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की जरूरत है। जितना महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उतना ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट और नई नई टेक्नोलॉजीज का भी महत्व है। यहां
खबरों को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ, जहां आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बता दें आपको कि फिल्म आदि पुरुष अपने ट्रेलर के साथ ही विवादों में घिर गई थी और अब फिल्म जब से रिलीज की गई है तो फिल्म न सिर्फ अपने जीएफएक्स और कैरेक्टर के कपड़ों को लेकर या लुक को लेकर ट्रोल हो रही है, बल्कि अपने डायलॉग्स के लिए भी फिल्म को मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया साझा की है और संजय सिंह का यह कहना है कि फिल्म रामायण के अंदर घटिया, सस्ती, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने फिल्म आदि पुरुष का विरोध जताते हुए कहा है कि इस फिल्म से श्री राम का, हिंदू धर्म का भाजपा ने अपमान किया है। बीजेपी के नेता इसका प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंग बली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी। इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का। ये डायलॉग है। एक सीन इस फिल्म में दिखाई गई, कह रहे हैं वो सीन कल्पना के आधार पर है। तुम कल्पना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो? तुम कल्पना के आधार पर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो? तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायण को, रामचरितमानस को भी बदल सकते हो, कल्पना के आधार पे। इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छुरी लगा दी गई है। अब आप बताइए, इसको कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, जागिए और पहचानिए कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं। ये लोग न राम के हैं, न आम के हैं, न किसी काम के हैं। किस रामायण के अंदर हल्की, घटिया, सस्ती भाषा का इस्तेमाल किया गया? किस रामायण में? एक का नाम बताइए मुझे। किस रामायण के अंदर सड़क छाप, हल्की, घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है? बताइए आप मुझे। और मैंने तो आपको कहा ना कि क्या कल्पना के आधार पर आप माता सीता के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कोई दृश्य दिखा सकते हैं क्या? उस फिल्म में दिखाया जा रहा है वैद्य महिलाएं आ रही हैं। बताइए आप कहां से तथ्य उठाया आपने? ये किस जगह से ये तथ्य उठाया आपने? तो इसलिए मैंने आपको फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो हिंदू धर्म में कोई यकीन है,
न प्रभु श्री राम को ये मानते हैं, न इनका रामचरितमानस और रामायण से कोई लेना देना है। और मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बताया कि विपक्ष की 10 पार्टियों ने 10 तारीख को लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को एक खत भेजा था कि हम मणिपुर मामले में आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आज भी इन 10 पार्टियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो 10 पार्टियां, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ये 10 पार्टियां ने 10 तारीख को प्रधानमंत्री को लिखित में एक खत भेजा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं और हमारी आशा है और ये लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को अपनी विदेश यात्रा में जाएंगे, पर उसके पहले उनको कुछ समय मिलेगा इन 10 पार्टियों से मिलने का। ये यहाँ 2-4 दिन से रुके हुए हैं और 20 तारीख तक यहीं रहेंगे। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या रिलीज आता है मैं आपको पढ़ूंगा। An all-party delegation from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today, यानी कि 24 जून 2001. The delegation leaders submitted to him a memorandum. They gave a detailed account of the latest situation in Manipur. The Prime Minister gave them a patient hearing. दोहराऊंगा. The Prime Minister gave them a patient hearing. The Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister, Shri L.K. Advani, yesterday, यानी कि 23 जून 2001, that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed. तो 10 रायबरेली में मोदी सरकार के 9 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी के द्वारा शहर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की गई। इसमें उनके द्वारा 2024 को लेकर रणनीति और पिछले 9 साल में सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर मोदी सरकार के कार्यकाल में ही स्वतंत्र रूप से भारत में सम्मिलित हुआ है। पहले वहां पर लोग रहने को डरते थे, लेकिन आज वहां खुलकर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर रहकर वहां पर जमीन खरीद कर वहां का निवासी बन सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा जो 19 में हारी, जिसमें से रायबरेली लोकसभा 20-25 साल पहले कभी जीती हुई पार्टी उसे जीता नहीं मानती। उस दृष्टि से लोकसभा प्रवास योजना शुरू करेगी। पूरे देश में 107 लोकसभा, उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा। उस योजना के तहत मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मैं पहले भी प्रभारी यहाँ रह चुका हूँ, विपरीत समय सपा शासन काल में 2015-16 में, जो भी वो पार्टी मेरी क्षमता या संगठन का शैली समझ करके मुझे जिम्मेदारी सौंपी। बुलंदशहर में चोरी के शक में एक विशेष समुदाय के युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। उसके साथ उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पुताई का काम करता है और दबंगों ने इस युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए इसके साथ बर्बरता की। युवक को पेड़ से बांधा गया और उसके बाद उससे जमकर मारपीट की गई है। ये पूरी घटना 13 जून की बताई जा रही है और वहीं इस मामले में अब एसएसपी का दावा है कि इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। थाना ककोड़ के बैर गांव में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उसी गांव के 3 व्यक्ति उसी गांव के एक लड़के को चोरी के शक में पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर के परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना ककोड़ के बैर।
और गोरखपुर का माफिया विनोद उपाध्याय के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। 7000 स्क्वायर फीट जमीन को खाली कराया गया और माफिया विनोद उपाध्याय पर करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि गोरखपुर पुलिस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है और शनिवार से फरार चल रहे गोरखपुर के टॉप माफिया विनोद उपाध्याय के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया है, उन्हें ढा दिया गया है। जीडीए के करीब 7000 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन को जीडीए ने मुक्त करा लिया है और बताया जा रहा है कि विनोद उपाध्याय के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। शासन चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय, जिसके ऊपर 32 संगीन मुकदमे हैं, जिसमें से 4 गैंगस्टर, 4 हत्या और उसके अलावा रंगदारी एवं हत्या के प्रयास के तमाम मुकदमे हैं। ये माफिया ज़्यादातर ज़मीनों के मसले एवं माइनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था। इसने यहाँ पर पास में बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा किया था रिसेंटली। हाँ, सामान तो काफ़ी है तो, लेकिन उसको सारे सामान को सुरक्षित वीडियोग्राफी करा के इसको एक कमरे में सुरक्षित रखा गया। कितना सर एरिया बताएं? और 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया होगा और 210 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया पर इसको निर्माण किया। कितना लागत अनुमानित है? 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन के क्षेत्र में हुई पिछले दिनों मंदिरों में लगातार कई चोरियां और इन चोरी की वारदातों का सीओ कोतवाली देश दीपक ने खुलासा कर दिया है। सीओ कोतवाली देश दीपक इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम प्रसाद शर्मा ने बताया है कि चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और चोर के पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है। कल दिनांक 14-15 की मध्यरात्रि में घटना घटी थी, जिसमें बताया गया था कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित मोरा मुस्तराम ग्राम है, उसमें स्थित 2 मंदिर हैं जहाँ पे सूचना मिली कि गांव में चोरी हो गई, जिसमें नग, कलश, त्रिशूल और कुछ घंटे की चोरी हुई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन को अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और थाना पुलिस के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग 24 घंटे के अंदर चोरी किए गए माल को कुशल बरामदगी कर ली गई है। तथा और लखनऊ प्रयागराज मार्ग से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि अनियंत्रित तेज रफ्तार बस ने 2 कारों को रौंद दिया और सवार की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना बछवा थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के सामने की है, जहां लखनऊ की ओर से आ रहे आलमबाग डिपो की बस में सड़क किनारे खड़ी हुई कार को टक्कर मार दी है और इसके बाद सामने से आ रही दूसरी कार को टक्कर मार दी गई। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार में बैठी एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। 2 अलग अलग मंदिरों से घंटी चोरी करने की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के नाम कैलाश, शिवम, अजय, गौरव और अंकित बताए जा रहे हैं, जो कि गिरोह बनाकर मंदिरों से छोटे और बड़े घंटे चोरी करके घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों से खुर्जा देहात क्षेत्र में 2 अलग मंदिरों से चोरी किए गए घंटे भी बरामद कर लिए गए हैं। दिनांक 10/11 की रात को बसेंदुआ और अछेदा 2 मंदिरों में घंटा चोरी की घटना हुई थी। इस घटना पे हमारी पुलिस टीम काम कर रही थी। हमारी पुलिस टीम को 17 की रात में धरपा के पास 5 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। उनको पुलिस ने जब अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ किया तो उनसे जो चोरी किए हुए घंटे बरामद हुए, उसके साथ साथ पिछले कुछ चोरी किए हुए सामान जो पूर्व की चोरी में थे वो भी बरामद हुए। और संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने कानून को लेखपाल को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान एसडीएम ने 1 साल पुराने मेड़बंदी के आदेश का अनुपालन न करने की एवज में जिलाधिकारी ने फरियादी सुरेश सिंह की शिकायत को सुना और उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए कानून को अशोक कुमार चौहान और लेखपाल क्षीरत अभिषेक को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम रविशंकर को निर्देश दिए गए। तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया है तहसील पोल में। यहाँ पर लगभग 80 प्रार्थना पत्र अब तक आ चुके हैं। अभी भी कुछ लोगों के प्रार्थना पत्र शेष हैं। इनमें से मौके पर जो शिकायतें निस्तारित हो सकती थी, ऐसी भी बहुत सारी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनमें नपत इत्यादि करने की ज़रूरत है। अब फील्ड विजिट करके इनको तय किया जा सकता है, तो उसके लिए भी संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
ये सारी शिकायतें IGRS पोर्टल पे भी अपलोड होती हैं कि उनका गुणवत्तापरक निस्तारण किस प्रकार से करना है, इसके बारे में भी सभी। गोरखपुर के मोहदीपुर में CIG कार्यालय के पास पुरानी बिल्डिंग गिरने से 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहिद्दीपुर में CIG कार्यालय के पास एक जर्जर मकान बना हुआ था और सुबह अचानक ये मकान ढह जाने की वजह से इसमें 2 मजदूर दब गए हैं। सूचना पर पुलिस और NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद तुरंत ही जिला अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ADM फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। अभी मुझे आपदा विशेषज्ञ श्री गौतम गुप्ता जी द्वारा सूचना दी गई थी कि मोहद्दीपुर में CBCID कार्यालय के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 10-12 मजदूर दब गए हैं या घायल हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल मौके पर आ गए हैं। गौतम गुप्ता जी भी मौके पर आ गए हैं और NDRF के लाइजन ऑफिसर भी मौके पर आ गए हैं। मौके पर यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1-2 लोग हैं। और हापुड़ की थाना हाफिजपुर पुलिस ने राजकुमार हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में हत्यारोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे और मृतक का पर्स, क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी सुशील अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसने अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में राजकुमार नाम के शख्स की हत्या की। देखिए, 14 तारीख को शाम को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव अब्दुल्लापुर मोड़ी के जंगलों में है, पड़ा हुआ है। वहाँ पे तुरंत हमारी फॉरेंसिक टीम, थाना प्रभारी और सारी टीमें वहाँ मौके पे पहुँची और उस शव की पहचान राजकुमार के नाम के शख्स की हुई, जो कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ही गांव का एक रहने वाला है। फिर पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। इसमें कई लोगों से पूछताछ हुई, कई वार्ता हुई और पूछताछ के उपरांत उसमें ये पाया गया कि जो ये राजकुमार हैं, इनका अपने ही गांव के रहने वाले एक दूसरे जो सुशील नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ के साथ इनके संबंध बन गए थे और इनकी वाइफ पूनम इनके साथ रहना शुरू कर दी थी। इसको ये लोग रंजिश मानते थे और रंजिश के कारण ही इन्होंने इसको बुला के बहाने से हत्या कर दी। घटनाक्रम